जी गुड मॉर्निंग। तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। इंट्रोडक्शन था नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया कि इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया है और जिसका मतलब क्या है, हाउस होल्ड। हमने एक बात करी कि इकोनॉमिक्स को पहले हम पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहते थे। एक बुक आई, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। किसने लिखी? एडम स्मिथ ने। कौन से ईयर में? 1776 में। अच्छा, इससे पहले भी अपन ने बात करी थी कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, कि रिसोर्सेज कम हैं, उनके यूजेस ज़्यादा हैं, तो आपने को क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा किस पर्पस के लिए रिसोर्स को कितना कितना एलोकेट करें। इसी को क्या कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसी को ही क्या कहते हैं अपन, इकोनॉमिक्स कहते हैं। दो तरीके की इकोनॉमिक्स होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब छोटे लेवल पर, एट द लेवल ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल मार्केट, पूरी इकोनॉमी से कुछ भी कम, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम पूरी इकोनॉमी के लेवल पर स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, तो उसको अपन क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्लियर? हमने बात करी थी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक फर्म के रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जैसे फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, आपके पास में लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, है ना, कौन सा बिजनेस में करें या ना करें, तो वो सारी चीज़ें आपके पास इसमें आ जाती है माइक्रो में। चलिए आगे देखते हैं। फिर अपन ने यहाँ पर बात करी कि जैसे कि आपके पास में सपोज करो कि बर्थडे पर आपको पॉकेट मनी मिली 1000 रुपीज़। उसमें कई ऑप्शन हैं आपके पास, आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक कंज्यूमर हमेशा वो ऑल्टरनेटिव चूज करता है जिसमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, और एक प्रोड्यूसर ऑलवेज वो काम करेगा जिसमें उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। हमने कहा दो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं। क्या फंडामेंटल फैक्ट्स हैं? कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड वांट्स हैं, और मीन्स टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्केर्स। एब्सोल्युटली तो ये अगर नंबर की बात करें, क्वांटिटी की बात करें तो बहुत क्वांटिटी है, बट रिलेटिवली की अगर हम बात करें एज कंपेयर टू ह्यूमन वांट्स, ये बहुत कम है, रिलेटिवली स्केर्स। इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच द रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई द कॉम्पिटिंग अनलिमिटेड वांट्स। तो ऐसी तो कर रहे हैं कि हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, रिसोर्सेज कम है, वांट्स ज्यादा हैं, अब इन रिसोर्सेज को किस किस पर्पस के लिए कितना कितना एलोकेट करें, इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इसी प्रोसेस को ही हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को? फिर अपन ने बात करी, ये ग्लोबल हमने कहा था मंदी का दौर था। डिफ्लेशन कब कब था? एक तो आपने कहा था कि ग्रेट डिप्रेशन 1930 की बात करी थी, एक आपने ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007, और एक आपने अभी कोरोना पेंडेमिक 2019। वैसे देखो, कोरोना अपने यहाँ तो 2020 में आया था, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, बट ये वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो स्टार्ट कब हुआ था, 2019 में हुआ था। ठीक है, हाँ जी। दिसंबर अक्टूबर में पहला केस पहले आना स्टार्ट हो गया था, बट दिसंबर में थोड़ा थोड़ा बाकी कंट्रीज में फैल रहा था। इंडिया में आते आते इसको मार्च, वैसे उससे पहले भी जनवरी में आने लगे थे केसेस, बट प्रॉपर जो लॉकडाउन जो लगा था वो 19 मार्च से, कर्फ्यू लगा था 24 मार्च आपके पास में, उसके बाद तो कंप्लीटली लॉकडाउन हो ही गया था। चलिए, फिर हमने कहा था द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक असिस्ट इन चूजिंग द। अब हम इकोनॉमिक्स को कैसे यूज करते हैं कि हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, कौन से ऑप्शन को चूज करें, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब ही क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो हम कौन से ऑप्शन को चूज करें, ये कैसे डिसाइड करें, इसको डिसाइड करने में हमें कुछ टूल्स हेल्प करते हैं, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स के जो टूल्स हैं वो हेल्प करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, कि जो इकोनॉमिक एनालिसिस है, जो टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, जो इकोनॉमिक थ्योरी है, उसको प्रैक्टिकली जब बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हैं डिसीजन लेने में, उसी को अपन क्या कहते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स द इकोनॉमिक एनालिसिस या इकोनॉमिक थ्योरी विद द बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये अपन ने बात करी थी। तो डिसीजन मेकिंग होती क्या है, डिसीजन मेकिंग का मतलब है एक डिजायर्ड एंड को, डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, कि एक गोल अचीव करना है आपको, कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है जिसको अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए आप बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करेंगे अमंग्स द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स जो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो डिसीजन मेकिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव that will provide the most efficient means of attaining a desired end from two or more alternative courses of action.
अब क्वेश्चन ऑफ चॉइस अराइज क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है एज कंपेयर टू आवर वांट्स, और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। मैंने कहा था अगर रिसोर्स का एक सिंगल यूज हो तो भी ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज नहीं होती, या आपके पास में क्या हो, आपके पास क्या तो सिंगल यूज हो, या तो फिर आपके पास में रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड होते, स्केयर्स नहीं होते, तो भी फिर उस सिचुएशन के अंदर भी हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये सारे डिसीजन आपको पता है, ये एक फर्म से रिलेटेड डिसीजन है, हम ये बिजनेस में एंटर करें या ना करें, इस लाइन में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएं ना बढ़ाएं, अपने यहाँ पर बनाएं या बाहर से परचेज कर लें, तो वो सब चीज़ें आपके पास में डिसाइड करना, प्राइसिंग वगैरह। हमने कहा बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या? इंटीग्रेट करती है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक थ्योरी विद द बिजनेस प्रैक्टिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजनेस इकोनॉमिक्स को ही अपन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको मैनेजर्स यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग में, इसीलिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइज दीज टूल्स इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसी को हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल जो इकोनॉमिक एनालिसिस है, इकोनॉमिक थ्योरी है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आप अप्लाई करते हो, दैट फिल्स द गैप बिटवीन द इकोनॉमिक थ्योरी एंड द बिजनेस प्रैक्टिस। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या क्या कहते हैं? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अच्छा, एक एग्रीगेट इकोनॉमिक्स की बात करी थी। एग्रीगेट इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं अपन? मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, फिर अपन ने बात करी डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हमने कहा जोएल डीन ने कहा था, जोएल डीन, ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, जोएल डीन। तो जोएल डीन ने डेफिनेशन क्या दी आपके पास कि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को यूज कर सकते हैं फॉर द इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। तो ये वर्ड याद रहनी चाहिए, जोएल डीन ने क्या कहा? फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज में हम इनको यूज कर सकते हैं। अच्छा, हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मेनली जो हम डिसीजन लेते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में, वो एक फर्म के रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, तो इसलिए हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या ये इग्नोर करता है एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, या इग्नोर नहीं करते? नहीं, क्योंकि एक फर्म को ऑपरेट करना है तो वो एनवायरमेंट में ही तो करना है, बिजनेस एनवायरमेंट में। और जब तक एक फर्म के बेटर डिसीजन तो आप तभी ले पाओगे जब आपके पास ओवरऑल एनवायरमेंट की आपको अच्छी नॉलेज होगी, तब जाकर इंफॉर्मेशन होगी। हमने कहा इकोनॉमिक्स हैज बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेजर पार्ट्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करी आपने, स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस। जब भी हम इकोनॉमी से कुछ भी कम लेवल पर बात करते हैं तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास प्रोडक्ट प्राइसिंग, क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं? हमने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आपके पास में टॉपिक्स आते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं? प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द सेक्शन ऑफ पीपल एंड बिहेवियर ऑफ फर्म्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है आपके पास? ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमेना, जब पूरे इकोनॉमी एज अ होल पर पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसमें क्या क्या आता है? सारे नेशनल लेवल की चीजें आएंगी, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड। मैंने बताया था बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया था कि बीओपी में हम एक कंट्री जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करती है बाकी कंट्रीज के साथ, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को बीओपी में रिकॉर्ड किया जाता है। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सब समझ में आ गया। फिर हमने कहा कि नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर की बात करते हैं तो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? तो हमने कहा बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है। क्यों? क्योंकि इसमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मेनली जो हम डिसीजन लेते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में वो एक इंडिविजुअल फर्म से रिलेटेड होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए हम कहते थे कि हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। So since business economics is concerned more with the decision making problems of individual establishments, it relies heavily on the techniques of microeconomics.
दूसरा हमने कहा इट इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो। ऐसा नहीं है कि ये इग्नोर करते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस को, मैक्रो एनालिसिस को इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्योंकि बिना उसके तो एक इंडिविजुअल फर्म ऑपरेट ही नहीं कर पाएगी। एक इंडिविजुअल फर्म को एक बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करना है, तो आप इंडिविजुअल फर्म के डिसीजंस तभी बेटर ले सकते हो जब आपको बाकी पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज होगी। A business manager must be acquainted with these and other macroeconomic variables present as well as future which may influence his or her business environment. बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? आर्ट। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती क्या है? इकोनॉमिक एनालिसिस को या इकोनॉमिक थ्योरी को रियल प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना, और हर किसी का लगाने का तरीका जो होगा वो आपके पास अलग अलग होगा। तो इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव्स। यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट, मार्केट एनालिसिस को यूज करते हैं। प्राइवेट एंटरप्राइजेस नॉर्मल था ये। प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, कि हमने कहा कि ये अनरियलिस्टिक नहीं है, इकोनॉमिक थ्योरी जो होती है वो तो अनरियलिस्टिक है, अजम्पशन बेस्ड होती है, बट आपके पास में बिजनेस इकोनॉमिक्स तो रियल वर्ल्ड में रियल सर्कमस्टांसेस में इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, लगाया जाता है, एग्जीक्यूट करते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इन इट्स अप्रोच एज इट टैकल्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विद द फर्म विच द फर्म फेस इन द रियल वर्ल्ड। इंटरडिसिप्लिन नेचर, तो आपने कहा बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी कनेक्टेड है, जैसे मैथ्स है, स्टैट्स है, ऑपरेशनल रिसर्च आ गया, मैनेजमेंट थ्योरी, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैट्स, ये सब आपके पास में आ गए। नॉर्मेटिव इन नेचर, हमने कहा इकोनॉमिक्स दो तरीके की होती है, एक पॉजिटिव और एक नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कौन सी आती है? जो पॉजिटिव अप्रोच की बात करें तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती है विच आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है या सही नहीं है। ये मेनली वो बात बताएंगे, फैक्ट पर बेस्ड है, इसका मतलब जैसा है वैसा बताएंगे। डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपने कहा ये जनरली ये बात बताएंगे व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। तो ये हमने बात इसमें कर ली, इसमें कोई ओपिनियन या वैल्यू जजमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जबकि नॉर्मेटिव की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स में ओपिनियंस इन्वॉल्व होते हैं, वैल्यू जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इनमें कोई फैक्ट एंड फिगर की बात नहीं कर रखी होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बेस्ड नहीं होते, इसीलिए इनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये सही है या सही नहीं है। इसमें तो जनरली ऐसी बात कर रखी होती है क्या होना चाहिए, व्हाट ought टू बी या व्हाट शुड बी, ऐसी बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि ये कैसे नेचर की है? प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ये आपने बात कर ली। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी क्योंकि हम फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर की पॉलिसी बनाते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, तो हम कौन से इकोनॉमिक्स को ज्यादा यूज करते हैं? किस नेचर की? नॉर्मेटिव। इसका मतलब हम कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर। ठीक है, ये हमने बात करी। बिजनेस इकोनॉमिक्स कंबाइंस द एसेंशियल ऑफ बोथ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी, बट मेजर जो पार्ट है वो किस पर बेस्ड है आपके पास? द एम्फेसिस बीइंग मोर ऑन द फॉर्मर देन द लेटर। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमने कहा दो तरीके के इश्यूज हैं हमारे पास, टू कैटेगरीज ऑफ बिजनेस इश्यूज। तो बिजनेस इश्यू दो तरीके के हैं, कुछ इंटरनल इश्यूज हैं, कुछ एक्सटर्नल इश्यूज हैं। इंटरनल इश्यूज को अपन क्या कहते हैं? दैट इज ऑपरेशनल इश्यूज। और एक्सटर्नल इश्यूज को क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल इश्यूज। ये बाहर से होते हैं। इंटरनल इश्यूज का मतलब क्या है? जो अराइज होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारे मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं। इश्यूज दैट अराइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट। अच्छा, चॉइस ऑफ बिजनेस, ये कुछ डिसीजन है जो आपको पता है हमें खुद को लेने होते हैं, जैसे चॉइस ऑफ बिजनेस, प्रोडक्ट, नेचर, चॉइस ऑफ बिजनेस हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस हो गया, बिजनेस साइज हो गया, प्रोडक्ट के फीचर्स हो जाएंगे, डिसीजंस हो गए, टेक्नोलॉजी, फैक्टर कॉम्बिनेशन, कौन कौन से किस किस रेशियो में लगाना है आपको फैक्टर्स को, प्राइसिंग, सेल्स प्रमोशन, फाइनेंसिंग, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री। ये सब आपको समझ में आता है कि एक फर्म को जो जो डिसीजंस लेने हैं वो सारे के सारे इंटरनल इश्यूज होते हैं या ऑपरेशनल इश्यूज होते हैं, और ये हमारे मैनेजमेंट के कंट्रोल में ही होते हैं। इसमें हमने 6 बातें, कितनी बातें करी थी? 8 टोटल, सॉरी कितनी थी? माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करी थी आपने, इंटरनल इश्यूज में बात करी थी। इसमें हमने कहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं अपन, इसको यूज करते हैं अपन, माइक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। टोटल 8 की बात करी आपने। सबसे पहले डिमांड एनालिसिस, डिमांड फोरकास्टिंग, फिर आपने पढ़ा इसमें प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, फिर आपने कहा रिसोर्स एलोकेशन की बात करी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करी आपने, प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट एनालिसिस की बात करी थी। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी, रिसोर्स एलोकेशन आएगी आपके पास में, प्रॉफिट एनालिसिस एंड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस एंड कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस।
डिमांड एनालिसिस का मतलब क्या है? पास्ट में जो डिमांड है उसको आप एनालाइज करो और उसके बेसिस पे फ्यूचर की डिमांड को प्रिडिक्ट करना, उसको बोलते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। तो डिमांड एनालिसिस का मतलब तो है कि जो पास्ट एक्चुअल जो डिमांड का जो डेटा है उसको एनालाइज करो, बिहेवियर पढ़ो, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। इट स्टडीज द नेचर ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड। एनालाइज किया कि किस फैक्टर से क्या चेंज हो रहा है, इसके चेंज होने से डिमांड पर क्या फर्क पड़ा, और उसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, डिमांड को फोरकास्ट करेंगे फ्यूचर के लिए। टेक्निक ऑफ प्रोडक्टिंग फ्यूचर डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट बिहेवियर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, तो हमने कहा प्रोडक्शन थ्योरी आपको ये बताएगी कितना रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट, कितना प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, सिलेक्शन ऑफ लीस्ट कॉस्ट मिक्स, इनपुट मिक्स, है ना। कॉस्ट एनालिसिस आपके पास आएगा, तो कॉस्ट एनालिसिस में क्या होगा कि किस प्लांट साइज पे ऑपरेट करें जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहे। बिहेवियर ऑफ कॉस्ट व्हेन वेरिएबल सच एज आउटपुट, टाइम पीरियड, साइज ऑफ द प्लांट चेंजेस। फिर आ गया मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी। मार्केट स्ट्रक्चर आपके पास चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे। कौन कौन सी? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। इन चारों फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर कैसे कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है, ये सारी चीजें की नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो प्राइस थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड अंडर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट कंडीशंस एंड असिस्ट द फर्म इन फ्रेमिंग सुटेबल प्राइस पॉलिसी। भाई हम किस मार्केट फॉर्म में ऑपरेट कर रहे हैं, उसका प्राइस अपने को कैसे मिलता है, कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, वो आपको प्राइस थ्योरी से पता चलेगा। तो प्राइस थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड अंडर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट कंडीशंस एंड असिस्ट द फर्म इन फ्रेमिंग सुटेबल प्राइस पॉलिसीज। अगला आ गया रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन की अगर हम बात करें तो बिजनेस के बेसिस पे ही, बिजनेस इकोनॉमिक्स की हेल्प से ही अपन क्या करते हैं, ये डिसाइड कर पाते हैं किसको, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की बात करते थे एलपीपी, उसके बेसिस पे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो, वो सब डिसाइड कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपको पता ही है क्राइटेरिया कि जितनी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके हिसाब से कैपिटल लगाएं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहाँ पर लगाएं पैसा, जहाँ से अपने को ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिले, सब बेसिक बेसिक पॉइंट था। प्रॉफिट एनालिसिस, प्रॉफिट थ्योरी गाइड्स द फर्म इन द मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट्स अंडर द कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। कि प्रॉफिट थ्योरी एनालिसिस करते हैं जिसके बेसिस पे अनसर्टेनिटी के केस में हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना चाहिए, रिस्क अनसर्टेनिटी, बस नाम याद होने चाहिए, ज़्यादा कुछ था नहीं इसका। क्लियर है? ये हमने सारी बात कर ली। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई आपके पास। यूनिट नंबर 2, फिर अपन ने बात करी कि हर कंट्री को, ऑल कंट्रीज, कोई एक्सेप्शन नहीं है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर इकोनॉमी को कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी फेस करनी ही करनी पड़ती है। तो ऑल कंट्रीज विदाउट एक्सेप्शन फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। एक क्वेश्चन भी पूछा था कि किसको स्केर्सिटी फेस नहीं करनी, तो उसमें देखते ही नन ऑफ द अबव आपके पास आ जाएगा, सबको स्केर्सिटी फेस करनी ही पड़ती है। आगे अपन ने बात करी, द रिसोर्सेज वर अनलिमिटेड। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस होती नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती, नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस नहीं होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इफ अ रिसोर्स हैज ओनली अ सिंगल यूज देन ओनली द इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड नॉट अराइज। हमने कहा 4 प्रॉब्लम होती हैं, 4 बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, 3 आप पहले भी पढ़ते आए हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, और अब है व्हाट प्रोविजंस आर मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्यूचर में ग्रोथ के लिए आपने क्या प्रोविजंस बनाए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 बातें डिसाइड करेंगे, क्या बनाना है और कितना बनाना है। तो सर्विस, दिस इज विच गुड्स एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच गुड शुड बी प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या डिसाइड करेंगे, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। 2 तरीके की टेक्निक्स होती है हमारे पास, एक लेबर इंटेंसिव, एक कैपिटल इंटेंसिव। जो इंटेंसिव का मतलब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, अगर लेबर की क्वांटिटी ज्यादा यूज कर रहे हैं दिस इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, अगर कैपिटल की क्वांटिटी ज्यादा यूज कर रहे हैं तो कैपिटल इंटेंसिव। और होम टू प्रोड्यूस, अगला सवाल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पे थे अपन, तो अपन ने बात करी हाउ टू प्रोड्यूस की बात आ रही, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव में इंटेंसिव का मतलब क्या, जिसकी क्वांटिटी आपके पास ज्यादा होगी। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक है इसका मतलब हम लेबर ज्यादा यूज कर रहे हैं, मशीन्स कम यूज कर रहे हैं। कैपिटल इंटेंसिव मतलब कैपिटल ज्यादा यूज करेंगे, मशीन्स ज्यादा यूज करेंगे, लेबर कम यूज करेंगे। चॉइस कैसे करेंगे, जो सस्ती टेक्निक होगी
और जिसकी अवेबिलिटी, तो अवेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि अवेबिलिटी ऑफ द टेक्निक, और दूसरा उनके रिलेटिव प्राइसेस डिपेंड ऑन द अवेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लेबर एंड कैपिटल एंड देयर रिलेटिव प्राइसेस। किसके लिए बनाए? तो इसका मतलब ये डिसाइड करना कि किसका कितना शेयर होगा इन द नेशनल केक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस किसको कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन अदर वर्ड्स, इट हैज टू डिसाइड अबाउट द शेयर्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द नेशनल केक ऑफ, ये लाइन बस याद होनी चाहिए। व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या? क्या सारा का सारा करंट कंजप्शन के लिए यूज कर लें? अगर हमने सारा करंट कंजप्शन के लिए यूज कर लिया तो प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, फ्यूचर में आपके पास कंज्यूमर गुड्स बना ही नहीं पाएंगे, सॉरी कैपिटल गुड्स, हाँ फ्यूचर में कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी हमने सारे के सारे कंज्यूमर गुड्स बनाए तो हमारे पास हमने मशीन्स को प्रोड्यूस नहीं किया, और अगर हमने मशीन्स को प्रोडक्शन ही नहीं किया तो क्या फ्यूचर में हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कर पाएंगे? नहीं। तब तक तो हो पाएगा जब तक एग्जिस्टिंग मशीन्स है, एक बार एग्जिस्टिंग मशीन खराब होने के बाद आप फिर फर्दर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि फ्यूचर के अंदर भी ग्रोथ रहे, आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो। क्लियर? यहां तक पढ़ाया था, ये वहीं का ही है, चैप्टर 1 का ही है, ये वही पढ़ाऊंगा, जो है वही पढ़ाऊंगा, हाँ 12th वाला ही पढ़ाऊंगा यहाँ पे, और कहाँ से लेकर आऊंगा। तो हमने कहा सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ मच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड फॉर फ्यूचर ग्रोथ, अभी कितनी सेविंग्स कितनी इन्वेस्टमेंट करें फ्यूचर ग्रोथ के लिए। फिर हमने कहा हाउ डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड वुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, जो भी ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इनको कैसे ये टैकल करते हैं। इसी के बेसिस पे अपन ने इकोनॉमी को 3 तरीके से डिवाइड किया। कौन कौन सी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर इसको कैपिटलिज्म कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो सब कुछ किसके द्वारा ओन्ड होती है? स्टेट के द्वारा होता है, प्राइवेट पीपल के द्वारा। सारी की सारी जो मेन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे के सारे ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? प्रॉफिट मोटिव रहता है। मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया भाई, जो आया है वो अपनी इच्छा से आया। कैपिटलिज्म की बात कर रहे थे तो हमने कहा कैपिटलिज्म के अंदर सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जिनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। मेन ड्राइविंग फोर्स ही क्या है, गाइडिंग फोर्स क्या है यहाँ पर? दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव। फिर अपन ने बात करी कुछ स्टेट्स हैं यूएस में, यूके, ये आपके पास में हांगकांग, साउथ कोरिया, यहाँ पर ही कैपिटलिज्म है, बट याद रख के कोई फायदा नहीं है। फिर हमने कहा कैपिटलिस्ट का ही दूसरा नाम क्या है? फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी, लजीज फेयर इकोनॉमी। तो लजीज फेयर इकोनॉमी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी ऑन कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है, जो बिजनेस करना चाहो आप कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस है, जो आपको काम करना है, जो कंज्यूम करना है, जो प्रोड्यूस करना है, जहां इन्वेस्टमेंट करना है, जो करना है आप करो, आपकी मर्जी। सबका मेन मोटिव क्या होता है? जब इंडिविजुअल्स के ऊपर छोड़ दिया तो इनके ऊपर, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव होगा। कंज्यूमर सवर्निटी, कंज्यूमर राजा है। हमने कहा था कि मेन डिसाइडिंग फैक्टर क्या है रिसोर्स एलोकेशन का? दैट इज कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो कंज्यूमर इज सपोज टू बी द किंग अंडर कैपिटलिज्म। कंज्यूमर sovereignty means the buyers ultimately determine which goods and service will be produced in what quantities. That is, producers have to produce goods and service which are preferred by the consumers. कंज्यूमर प्रेफरेंस के बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं, जिस चीज की डिमांड होगी, जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा होगा वही गुड्स प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करेंगे। कंज्यूमर्स डिसाइड हाउ द इकोनॉमीज लिमिटेड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि हर किसी के पास लिबर्टी है, फ्रीडम है, जो आप करना चाहो कर सको। तो आप एक ही काम को करने वाले कई लोग मिल जाएंगे, एंड देन कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होने की वजह से ही एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, हैवी सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके पास काफी कॉस्ट आती है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर करती ही नहीं है। सारी की सारी जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो गाइडेड बाय द सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्राइस मैकेनिज्म, सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, ठीक है। अपन एक क्वेश्चन भी पढ़ा था, उसमें प्राइस आंसर आया था, आपको याद है, डिमांड और प्राइस में, तो आपने प्राइस को टिक किया था क्योंकि प्राइस में डिमांड और सप्लाई दोनों फोर्सेज आ जाती हैं आपके पास, उसके बेसिस पे डिटरमाइन। फिर अपने पास आया नेक्स्ट, दैट इज क्या दे रखी है आपके पास? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर सेंट्रल प्रॉब्लम्स। यूजेस इम्पर्सनल फोर्सेस, किस चीज को यूज करते हैं? मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई फोर्सेस के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं।
जो आपके पास में कैपिटलिस्ट है वहां पे सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके द्वारा ओन थी, प्रोड्यूसर्स के द्वारा थी। सबको चॉइस थी, जो आपको करना है वो करो। प्रोड्यूसर को जो प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर को जो कंज्यूम करना है वो कंज्यूम करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई फोर्सेस, जहां वो इंटरेक्ट करेंगे, जहां वो इक्वल हो गए, उसके बेसिस पे मार्केट का प्राइस डिटरमाइन होगा। कंज्यूमर की प्रेफरेंस के बेसिस पे गुड्स प्रोडक्शन क्या करना है ये डिसाइड होगा। तो डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस। क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस इज अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर्स who show their preferences by spending on the goods which they want. Deciding how to produce, कैसे प्रोड्यूस करना है, ऑब्वियसली वो वाली टेक्निक को यूज करेंगे जो इजिली अवेलेबल हो और जो सस्ता हो आपके पास में, विच रेंडर्स हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान रखते हुए। किसके लिए बनाए, जिनके पास बाइंग कैपेसिटी होगी, जो खरीद सकते होंगे, जिनमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, उन्हीं के लिए बनाएंगे अपन। कितना कंजप्शन करें, सेविंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो ये डिपेंड करता है मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है। तो कंज्यूमर सेविंग अमंग अदर फैक्टर्स आर गवर्न्ड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट। जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना ज्यादा सेविंग्स अपन करेंगे, और जितना ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न होगा, ग्रेटर द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड होगा, उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ रिटर्न अगर हमारे पास ज्यादा मिलेगा हमें, तो ऑब्वियसली हम इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करेंगे। तो ये दोनों चीजें, सेविंग का कंज्यूमर के बेसिस पे आ गया, कि कंज्यूमर किस बेसिस पे डिसीजन लेता है, मार्केट में कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो मार्केट में जितना इंटरेस्ट रेट चलेगा, अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो हम ज्यादा सेविंग्स कर लेंगे। दूसरी बात आई है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट कितनी करें, तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिटर्न, कितना रिटर्न मिलेगा। अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है आपके पास तो आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे, और अगर रेट ऑफ रिटर्न आपको कम मिल रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का राइट है, इसके अंदर पूरा होता है। इसमें इंसेंटिव टू वर्क मिलता है, ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क। क्यों, क्योंकि आपका आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि आप जो काम करना चाहें कर सकते हैं, और जो इनोवेटिव कुछ इनोवेशंस करोगे तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा बाय वे ऑफ प्रॉफिट्स। आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा जितना ज्यादा काम करोगे। प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर होती है इसके अंदर। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ये सब पॉइंट्स थे। इंसेंटिव फॉर इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल, ये इंपॉर्टेंट था कि इनोवेशन करने के लिए आपके पास में कुछ खुद की है ना, सारा कुछ जब खुद का काम होता है, खुद कुछ जो चाहे वो कर सकते हैं, तो उनके पास में ये इंसेंटिव होता है कुछ नया करके दिखाने का। राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, रिवॉर्ड मैन ऑफ इनिशिएटिव। डिमेरिट्स क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ज्यादा होती है, रिच तो और रिच होता चला जाएगा, पुअर आपके पास वहीं रह जाएगा। तो ये जो इकोनॉमिक डिवाइड का जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा। कैपिटलिस्ट इग्नोर करता है ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ पर तो वो चीज बनाई जाएंगी जो लोगों की बाइंग कैपेसिटी में होंगी, परचेजिंग पावर में होंगी, लोगों की जरूरत के हिसाब से नहीं बनाएंगे। लोग क्या खरीद सकते हैं इस बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं। और यहाँ पर लेबर का कॉमन है एक्सप्लॉयटेशन होना, कोई सिक्योरिटी नहीं है एम्प्लॉयमेंट की। तो ये सब चीजें आपने इसमें पढ़ ली। वेस्ट क्यों होती है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, क्योंकि आपके पास में एडवर्टीजमेंट कंपटीशन है, और कंपटीशन के केस में आपको एडवर्टीजमेंट सेल्स प्रपोर्शन पर काफी खर्चा करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर रिसोर्सेज प्रोडक्ट आपके पास में जो है वो वेस्ट हो रही है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, और इसी से ही कई बार मोनोपोलीज क्रिएट हो जाती हैं। तो ये सब नॉर्मल था। सोशलिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने किया था, कब किया था आपके पास ये आपको पता होना चाहिए, 1848। 1848 फेडरिक एंजल, कार्ल मार्क्स एंड फेडरिक एंजल, नाम याद होना चाहिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज socialist economy was propounded by Karl Marx and Friedrich Engels. The Communist Manifesto published in 1848, इसके अंदर किया था उन्होंने अपने काम में। इसमें क्या था कि सारे के सारे जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब कौन ऑन करेगा, स्टेट। मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द होल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट। इसी को अपन क्या कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं, या कमांड इकोनॉमी कहते हैं। कमांड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशलिस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करना। सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। कलेक्टिव ओनरशिप है, ओन्ड बाय द स्टेट होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग सारा का सारा एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो कि डिसाइड करती है क्या बनाना है, कि कितना बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, सब डिसीजन सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी लेगी। यहाँ पर कंज्यूमर चॉइस नहीं होती, यहाँ पर जो गुड्स बनाए जाएंगे, जो गवर्नमेंट कहेगी वही बनाना पड़ेंगे, सारे डिसीजन वही ले रहे हैं। फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटेड, किसी को भूखा नहीं मरने दिया जाएगा, लेकिन कंज्यूमर सॉवरेनिटी गेट्स रेस्ट्रिक्टेड।
राइट टू वर्क गारंटी किया जाता है, लेकिन क्या काम मिलेगा? ऑक्यूपेशन, चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन गेट्स रेस्ट्रिक्टेड। फिर हमने कहा कि इसके अंदर इक्वलिटी होती है आपके पास इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, रिलेटिव इक्वलिटी ऑफ इनकम, क्योंकि इसमें सबका ध्यान रखा जाता है कि जो पुअर है वो भी साथ में चले, उसको सब्सिडी दी जाएंगी और वह सब चीज़ें फैसिलिटी देकर, तो ये इकोनॉमिक गैप को कम मेंटेन किया जाता है, तो इक्वल डिवीजन होता है। यहाँ पे मिनिमम रोल होता है प्राइस मैकेनिज्म का, मार्केट मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं है। सारी जो डिसीजंस लेने हैं वो किसने लेने हैं? गवर्नमेंट नहीं लेने हैं, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ने लेने हैं। द प्राइस इज प्रिवेलिंग अंडर सोशलिज्म, उन्हीं को ही अपन क्या कहते हैं? एडमिनिस्टर्ड प्राइस, जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में जो भी प्राइसेस प्रिवेल कर रहे होते हैं उनको अपन बोलते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइस। इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर अपने का एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, देयर इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन नहीं होता क्योंकि सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो किसने लेने हैं? गवर्नमेंट ने लेने हैं। ठीक है, प्योरली तो कोई भी सोशलिस्ट इकोनॉमी फिलहाल अभी है नहीं, ये सब इन्होंने फिर भी इनके एग्जाम्पल दिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है इसके अंदर, प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं इसको अपन। और कंपटीशन एब्सेंट है क्योंकि कोई इसकी वजह से कोई वेस्टेज नहीं होती आपके पास में। डीमेरिट्स में आ जाओ, ब्यूरोक्रेसी का प्रीडोमिनेंस रहता है, रिजल्टिंग इनएफिशिएंसी। आपको पता है जहाँ पे गवर्नमेंट की काम की बात आ जाती है वहाँ पे इनएफिशिएंसी आ जाएगी, डिलेज हो जाएंगे। सोशलिज्म टेक्स अवे द बेसिक राइट्स, जो भी राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सब आपके पास में नहीं रहेंगे अब। नॉट प्रोवाइड इंसेंटिव टू हार्ड वर्क, का कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। कंज्यूमर्स के पास लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस रह गई है, जो गुड्स बनाए जा रहे हैं बस उन्हीं में से आपको चूज करना पड़ेगा, आपकी मर्जी के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा। लेबरर्स आर नॉट रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं देते। जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी, हाँ जी, सोशलिस्ट प्रॉपर नहीं है आपके पास में, आज के टाइम में भी यही कह रहे हैं। चाइना आपके पास में इसी में ही आएगा, कम्युनिस्ट है वहां पर। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, देखो उनका जो कम्युनिस्ट सिस्टम है, कम्युनिस्ट सिस्टम थोड़ा अलग हटके है, इसी से ही वो मिलता है आपके पास सोशलिस्ट से, बट वो एग्जैक्ट एक्सट्रीम लेवल ऑफ सोशलिज्म नहीं है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ सोशलिज्म आपने पढ़ा होगा, यूएसएसआर में लगा था पहले, सोवियत यूनियन जिसकी बात करते हैं, आपके पास इंडियन इकोनॉमी में था, बुक्स में भी 12th में, लेकिन वहां पर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, है ना। हर चीज को कर पाना पॉसिबल नहीं है वहां पर। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है आपके पास? इसमें दोनों, बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट, बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट। फीचर्स ऑफ बोथ द कंट्रोल्ड इकोनॉमी एंड द मार्केट इकोनॉमी, इसमें दोनों के बेस्ट फीचर्स होते हैं और ड्रॉबैक्स इनमें दोनों के ही नहीं रहेंगे, ड्रॉबैक्स हट जाएंगे एक्सक्लूडिंग द डिमेरिट्स ऑफ बोथ। मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास ये क्वेश्चन के अंदर, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों एक साथ होते हैं कौन सी इकोनॉमी के अंदर? दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। ये आपको ध्यान रखना था, बाकी सब आपको पता ही है इसके अंदर। फिर अपन ने क्वेश्चंस करे थे। इकोनॉमिस्ट रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज इंपॉर्टेंट बिकॉज resources required to satisfy our unlimited wants needs are finite or scarce. Crucial to understand how we can best allocate our scarce resources. Yes. Resources have alternative uses. Yes. तो इसका मतलब all of these. Business economics क्या है? Abstract applies the tools of microeconomics. नहीं, involves practical application economic theory का. Yes. Incorporate tools for multiple decisions disciplines. Yes. फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स, यस, जैसे ओआर है, मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, तो इन सब चीज़ों का इसके अंदर, स्टेट्स है, तो ये सब आता है इसके अंदर। इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्केरसिटी टू मीन, स्केरसिटी का मतलब क्या होता है? रिलेटिव स्केरसिटी होता है। रिसोर्स स्केरसिटी का मतलब क्या होता है? कि सारी की सारी वांट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती हैं, नॉट ऑल द वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इसमें से कौन सी है बताओ जरा? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी अ मेजर, शुड भी बोला ना कि ऐसा होना चाहिए। मिक्स्ड इकोनॉमीज के लिए मेजर जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। तो ये एक ओपिनियन दे रहे हो आप, अपना वैल्यू जजमेंट दे रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए ये नॉर्मेटिव है। स्केरसिटी इंपोजेस लिमिटेशन ऑन सब पर, स्केरसिटी को तो सबको ही फेस करना पड़ता है चाहे वो कोई भी हो, हाउस होल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट्स एंड द नेशन एज अ होल, जिसमें सब आ जाएंगे आपके पास, हर किसी को स्केरसिटी फेस करनी पड़ेगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीगेट, मैक्रो इकोनॉमिक्स को एग्रीगेट कहते हैं, जबकि हमने कहा था बिजनेस इकोनॉमिक्स को अपन क्या कहते हैं? मैनेजरियल भी कहते हैं और अप्लाइड भी कहते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जो फैक्ट एंड फिगर बेस्ड हो, जैसे एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी परचेज, इसमें एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, फैक्ट एंड फिगर बेस्ड बात कर रहे हैं इसलिए, बाकी सब में आपके पास वैल्यू जजमेंट आएंगे। इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स अफेक्ट द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये किसकी स्टडी है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी के लेवल पर बात हो रही है।
इसमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है? तो जो एक इंडिविजुअल फर्म का डिसीजन ले रहे हैं, फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ एबीसी लिमिटेड, ये एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी है, नॉट मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें से आपको बताना था कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कौन सी है, तो आपने कहा मधु, द गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी दैट आर इनकम विल नॉट फॉल। गवर्नमेंट को गारंटी करनी चाहिए कि हमारी इनकम फॉल नहीं करेगी। बात समझ में आई यहां तक? नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट। क्या कोई भी इकोनॉमी बिना स्कैर्सिटी के हो सकती है? नहीं, नन ऑफ द अबव। नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, कौन सा नहीं है? तो माइक्रो का मतलब जो नेशनल इकोनॉमी के लेवल पर होगा वो नहीं होगा। तो नेशनल इकोनॉमी, एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ, ये पूरी इकोनॉमी के लेवल पर है, इसका मतलब ये क्या है आपके पास? मैक्रो इकोनॉमी का ब्रांच ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बताओ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम से जो डील करता है उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, में कौन सा डिसीजन नहीं लेना? हमारी शुड आर फर्म बी इन बिजनेस, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है। हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस, एट व्हाट प्राइस शुड बी केप्ट, हाउ विल बी द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट, ये सब तो है। हाउ शुड बी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमारी, क्योंकि ये इंडिविजुअल फर्म से रिलेटेड नहीं है, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट, तो मिनिमम वेज इतने से इतना कर दो, शुड बी रेज्ड, ये कर देनी चाहिए। जहां ये बात आ जाती है कि ऐसा होना चाहिए, दैट मीन्स वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड अ टॉपिक ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में, मैक्रो मतलब पूरी इकोनॉमी के लेवल पर, द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट ऑन लिविंग स्टैंडर्ड, पूरी इकोनॉमी के लेवल पर बात कर रहे हैं। बाकी आप देखो, इंक्रीज इन वेजेस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉटन, एक इंडस्ट्री की बात हो रही है, माइक्रो। स्टील प्राइसेस का इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर ज्यादा, व्हेन मोर स्टील इज इंपोर्टेड, तो स्टील प्राइसेस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर आप ज्यादा स्टील को इंपोर्ट करोगे, ये भी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात हो रही है, इसलिए माइक्रो। द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफी ऑफ द क्वांटिटी टी कंज्यूम्ड, ये भी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात हो रही है, इसलिए माइक्रो। द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है आपके पास में? डिस्क्राइब करता है, जबकि नॉर्मेटिव प्रेस्क्राइब करता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब द फैक्ट ऑफ द इकोनॉमी, व्हाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग वेदर सम ऑफ दीज आर गुड और बैड फॉर द वेलफेयर, मतलब ओपिनियन देते हैं कि अच्छा है नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कोई लेना देना नहीं है। बाकी कैपिटल बजटिंग बिजनेस में यूज होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। कैपिटल बजटिंग पता है क्या होता है? लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करें या ना करें, उसको बोलते हैं हम कैपिटल बजटिंग। लॉन्ग टर्म डिसीजन ले, आपके पास में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, ये डिसीजन लेने के लिए कुछ आपके पास कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स होती हैं, जिनके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं। जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, आपने इसमें पढ़ा था अभी मैथ्स के अंदर, एनवीटी में पढ़ा है, ठीक है, एनवीटी वाले वहाँ पे एनपीवी। तो इस तरीके के कुछ टॉपिक्स होते हैं वहाँ पे, आईआरआर वगैरह कुछ काफ़ी कुछ है आपके पास। ये सीए इंटर में भी आएगा और सीए फाइनल में भी आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। खैर फाइनल में तो अब टॉपिक हट नहीं जा रहा है, सब्जेक्ट ही पोस्टिंग, बट ये सीए इंटर में भी आपके पास में इंपॉर्टेंट है कैपिटल बजटिंग। बिजनेस साइकिल यहीं पर, नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 5 है, इसमें रिस्क एनालिसिस पढ़ते ही हैं अपन, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इससे रिलेट नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इन नेचर, ट्रू। बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अ क्लोज कनेक्शन विद स्टेट्स, बिल्कुल इंटरडिसिप्लिन इन नेचर था, मैथ्स के साथ भी था, ओआर के साथ भी था, स्टेट्स के साथ भी था, मैनेजमेंट के साथ भी था, अकाउंटिंग के साथ भी था, कई सब्जेक्ट्स थे, फाइनेंस के साथ भी था। बिजनेस इकोनॉमिस्ट नीड नॉट वरी अबाउट मैक्रो, भाई मैक्रो वेरिएबल्स की नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप माइक्रो डिसीजन ले पाओगे, अदरवाइज एक फर्म से रिलेटेड डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस पढ़ा था अपन ने, ये पॉइंट गलत है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, यस ट्रू, अप्लाइड भी बोलते हैं और मैनेजरियल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड स्केर्स रिसोर्स बिकॉज, बताओ इकोनॉमिक गुड्स को हम स्केर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज कैन नॉट बी इंक्रीज इन क्वांटिटी, नो। डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द, यस, वांट्स के कंपैरिजन में कम है, तो यही तो बात समझ में आ रही है ना, वांट्स के कंपैरिजन में रिसोर्सेज कम है, एक्चुअल में क्वांटिटी कम नहीं है, बट डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, दोनों पॉइंट आ गए इसमें, कि रिसोर्सेज कम है इन रिलेशन टू द वांट्स। फ्री मार्केट इकोनॉमी, दैट इज कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी,
एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किसके द्वारा डिटरमाइंड होता है आपके पास? कंज्यूमर प्रेफरेंस के द्वारा। कंज्यूमर सॉवरेनिटी की बात करी थी आपने कि कैपिटलिस्ट में तो कंज्यूमर जो होता है वो राजा होता है, वो डिसाइड करता है कि उसको क्या कंज्यूम करना है, उस बेसिस पे प्रोड्यूसर्स डिसाइड करते हैं क्या बनाना है, ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस डैश, ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, 22 23। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस डैश एज द प्रिंसिपल मींस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, डिमांड सप्लाई एफिशिएंसी। डिमांड और सप्लाई किस में आ जाते हैं? ऑटोमेटिक प्राइस में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्राइस। Which of the following is considered as a disadvantage of the allocating resource using the market system? मार्केट सिस्टम मतलब कौन सा हो गया? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की क्या बतानी है? डिसएडवांटेज। इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। बताओ, यही तो डिसएडवांटेज है कि उसके अंदर जो आपके पास में रिच और रिच होता चला जाता है, पुअर पुअर होता रहता है, तो इकोनॉमिक गैप जो है वो बढ़ता है, तो ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। यस, बाकी आप देख सकते हो, पीपल डू नॉट गेट गुड्स ऑफ देयर चॉइस, गलत बात है। वहां पर तो कंज्यूमर ही डिसाइड करता है कि क्या कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाएगा। मैन ऑफ इनिशिएटिव एंटरप्राइज को रिवॉर्ड प्रॉपर तरीके से किया जाता है, सबके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है सब कुछ करने की। प्रॉफिट्स, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू अ मार्केट इकोनॉमी? बताओ कौन से स्टेटमेंट जो है वो आपके पास में मार्केट इकोनॉमी पर नहीं लगेगी? फर्म्स डिसाइड होम टू हायर एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, बिल्कुल ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर होता ही क्या है? सारा कुछ फ्रीडम ऑफ चॉइस है आपके पास, प्रोड्यूसर्स पे छोड़ दिया जाता है, जो आपको प्रोड्यूस करना है आप प्रोड्यूस करें। फर्म्स एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हाउस होल्ड डिसाइड विच फर्म टू वर्क फॉर, ऑब्वियसली इनके पास चॉइस है, ये कहाँ काम करना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर द प्राइमरी फोर्सेज दैट गाइड द डिसीजन, नो, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिक डिसीजंस जो होते हैं वो पार्टली कौन लेता है? गवर्नमेंट, और पार्टली कौन लेती है? आपके पास प्रोड्यूसर्स, पार्टली बाय द स्टेट एंड पार्टली बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज दैट ऑफ एलोकेटिंग स्केर्स रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट द सोसाइटीज अनलिमिटेड नीड्स और वांट्स आर सेटिस्फाइड इन द बेस्ट पॉसिबल। हम वही तो कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढते हैं जिसमें हमें पता है रिसोर्सेज कम है एज कंपेयर टू ह्यूमन वांट्स, तो अब इनको ह्यूमन वांट्स को बेस्ट पॉसिबल किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करने के लिए हम इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं। तो ये वही है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स वुड गेट चूजन अगर वो कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है, मशीन्स वहां पे ज्यादा है, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है जहां पर इनका जो प्राइस है वो भी क्या हो? चीपर हो, दैट द रिलेटिव प्राइस ऑफ द कैपिटल इज लोअर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर सेंट्रल प्रॉब्लम? चार सेंट्रल प्रॉब्लम थी क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उसमें हमने कभी ये नहीं बात करी कब प्रोड्यूस करें, इसकी बात हम कभी भी नहीं करते। व्हेन टू प्रोड्यूस, व्हेन आर द गुड्स प्रोड्यूस्ड। लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। आज कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो फ्यूचर में कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन आपके पास में ज्यादा होगा, तो हमने कहा वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर, दैट इज कैपिटल गुड्स। द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, कौन से में होता है? कैपिटलिज्म में, उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है, दैट इज कैपिटलिज्म। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, बताओ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है आपके पास में? नेशनल इकोनॉमी एंड द ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल। नेशनल इकोनॉमी एंड द ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब ही क्या होता है? पूरी इकोनॉमी के लेवल पर। फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द एडवांटेज, फ्रीडम ऑफ चॉइस रहती किसमें आपके पास? कैपिटलिज्म में रहती है। जो आपको प्रोड्यूस करना है आप प्रोड्यूस करो, जहां आपको काम करना है वहां आप काम करो, जो आपको कंज्यूम करना है वो आप कंज्यूम करो, हर किसी के पास फ्रीडम होती है। एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी मिनिमल, सबसे कम किस में होंगे आपके पास में? सोशलिज्म में, दैट इज सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में। एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस जो होते हैं वो कौन से होते हैं आपके पास में? दैट इज प्राइस डिटरमाइंड बाय एंड सेंट्रल बाय एन एक्सटर्नल अथॉरिटी विच इज यूजुअली द गवर्नमेंट। दैट इज सोशलिज्म में जो प्राइसेस प्रिवेल करते हैं, मीन्स जो प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है या सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है, उन प्राइस को क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेड प्राइस कहते हैं। In economics, the central economic problem means output is restricted to the limited availability of resources. Obviously, जितना resources है उतना ही तो प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर यही पॉइंट आएगा आपके पास, याद करना था, इसमें कुछ खास था नहीं। अच्छा, ये अलग से याद करवाया था। स्केर्सिटी डेफिनेशन, स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो ऑफ इकोनॉमिक्स, स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय रॉबिन्सन, ये याद किया था।
साइंस विच डील्स विद वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट का नहीं है। देखो, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल है, हर इंडिविजुअल के पास राइट होता है, जितनी प्रॉपर्टी रखना चाहे रख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय द कंज्यूमर बिल्कुल है, यहाँ पर कंज्यूमर सॉवरेनिटी होती है। नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव नहीं, इनका मेन मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। देयर इज नीड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी बिकॉज, इकोनॉमिक स्टडी की क्यों जरूरत है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। तो हमने कहा रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, ए एंड बी, ये दोनों पॉइंट आएंगे आपके पास। रिसोर्सेज कम है, वांट्स हमारी ज्यादा है। बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज, क्या बेनिफिट है कि इसको हम एक प्रॉब्लम को जो है राइट पर्सपेक्टिव के अंदर सॉल्व करते हैं। इनेबल टू एग्जामाइन अ प्रॉब्लम इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स होती है, पढ़ चुके हैं अपन, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहते हैं और उसी को ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। दैट फिल्स द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस, हम पढ़ चुके हैं लाइन एज इट इज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, microeconomics is important for study of particular household and particular firm, yes. Macroeconomics is important for study of economic conditions of a country, yes. both A and B दोनों ही ठीक है। माइक्रो जो होता है वो इंडिविजुअल के लिए होता है, मैक्रो जो होता है वो पूरी कंट्री के लिए होता है, दोनों ठीक है। Mr. Satish hired a business consultant to guide him for growth of his business. The consultant visited his factory, suggested some changes with respect to the staff appointment, loan availability, so on. Which approach? Obviously एक फर्म के रिलेटेड डिसीजन ले रहा है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्रॉफिट मोटिव किसका मेन फीचर है, कैपिटलिज्म का। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी, दैट इज सोशलिज्म। ये आ गया आपके पास, बताओ कंप्लीट यहाँ तक। इसी के साथ चैप्टर का रिवीजन भी आपका कंप्लीट हुआ, अच्छे से इसको रिवाइज कर लें, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।